हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 12 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि आध्या अभय को बिना बताए अकेले मिली के पास मॉल पहुँच जाती है। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात होती है आस्था सिंह राणा से, अभय की बहन। पहली ही मुलाकात में दो मजबूत और अलग सोच वाली लड़कियों के बीच एक अनकही दुश्मनी पनप जाती है। जब अभय को पता चलता है कि आध्या बिना इजाज़त ऑफिस से बाहर गई है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह लकी को तुरंत आध्या को वापस लाने का हुक्म देता है। रात के 11 बजे आध्या के घर का माहौल गहरी नींद में डूबा था। चारों ओर सन्नाटा था जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। घंटी नहीं, सीधी दस्तक। मिली की नींद टूटी। मिली पलंग से उठते हुए, रात के 11 बजे कौन हो सकता है इस वक्त? मोहल्ला तो कब का सो चुका होगा। आध्या धीरे से बोली, अब तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा। चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ी, जहां पहले से ही सुलेखा, ब्रिजेश जी और मोहित मौजूद थे। सबकी आंखों में नींद अधूरी और चेहरे पर परेशानी थी। सुलेखा चश्मा लगाते हुए झुंझुलाकर बोली, लगता है चैन नहीं किसी को इस शहर में। इतनी रात को दरवाजा पीटने की तमीज भी नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजा ही तोड़ देगा। अब जाकर कोई देखेगा भी। कौन है दरवाजे पर? ब्रिजेश जी बोले, मैं देखता हूँ कौन है। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक गठीला नौजवान काले कपड़े में, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें चौकन्नी थी और चाल में हुक्म का असर। ब्रिजेश जी सख्ती से पूछे, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? लकी बिना किसी जवाब के सीधे अंदर आ गया। उनकी भौवें तन गई। ब्रिजेश जी एक बार फिर सख्त लहजे में कहे, अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर के अंदर चले आ रहे हो? लकी के अंदर आते ही सभी की निगाह उस पर ही टिक गई, विशेषकर आध्या और मिली की। दोनों के चेहरे पर एक पल को हैरानी और हल्की बेचैनी दौड़ गई। मिली धीरे से आध्या के कान में बोली, यह तो वही है दी, उस लड़की का बॉडीगार्ड। कहीं ये मॉल में जो कुछ हुआ उसके बारे में तो नहीं बताने आ गया? आध्या कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे की झलक बता रही थी कि उसे शायद पहले से अंदाजा था कि लकी यहाँ क्यों आया है। शायद अभय ने ही भेजा है। लकी सीधे आध्या की तरफ बढ़ा ही था कि उससे पहले ही मोहित उसके आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। दांत भींचते हुए तेज स्वर में बोला, कौन है तू और इतनी रात में हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? वो जैसे ही लकी के करीब आया, लकी ने एक झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ जोरदार थी, इतनी मजबूत कि मोहित का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा और वह लकी के हाथ में छटपटाने लगा। सुलेखा आगे बढ़ती हुई डर और गुस्से से बोली, छोड़ मेरे बेटे को, वरना अभी पुलिस को फोन करती हूँ। सारे घर का माहौल सन्नाटे में थरा गया था। ब्रिजेश जी, मिली, मोहित, सबके चेहरे पर खामोशी उतर आई थी, लेकिन आंखों में डर और गुस्सा था। उस घड़ी में बस एक ही आवाज़ थी जो लकी को रोक सकती थी, आध्या की। आध्या धीरे मगर ठोस स्वर में बोली, छोड़ो उसे। लकी ने एक झटके में मोहित की गर्दन को छोड़ दी। मोहित असंतुलित होकर गिरने ही वाला था कि सुलेखा जी ने उसे पकड़ लिया। मोहित उनके सहारे खड़ा हुआ, लेकिन सुलेखा की आंखों में गुस्से की आग भड़क चुकी थी। वह तड़पती नजरों से लकी को घूर रही थी। लकी ने कहा, सॉरी मैम, पर कोई मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके शब्दों का मतलब कुछ और ही था, पर जो सुनने वाले थे उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। सुलेखा तेज और झंझलाहट भरे स्वर में बोली, हाँ अब समझ गए हम। तू यही करती है, तू ऑफिस के नाम पर बाहर सबको बना रही है और यहाँ अपने यार को रात में बुला रही है। सुलेखा के शब्द तीर बनकर आध्या के दिल में उतर गए। उसकी आंखें नीचे झुक गई, शर्म और पीड़ा से। लकी की मुठिया गुस्से से भींच गई थी, पर वह कुछ बोलता उससे पहले ही आध्या ने खुद बोलना जरूरी समझा। आध्या कांपती आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है चाची, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? सुलेखा उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और वो कहती है, चुप कर, बहुत सुन लिए तेरे बहाने। अरे कुछ तो शर्म की होती। क्या क्या दिन देखना बाकी है हमें। तभी ब्रिजेश जी ने भी बीच में बोलना शुरू किया। उनके स्वर में भी कटाक्ष था। ब्रिजेश जी गंभीर लहजे में बोले, हम ही गलत है ना आध्या? तो बता ना, इतनी रात को तुझे बुलाने कौन आया है और क्यों? लकी ने अपनी सर्द आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं सुन सकता। आप हमारे साथ चलिए मैम। इसी वक्त सभी के बीच आध्या अब फट पड़ी थी।
उसकी आंखें छलक पड़ी, मगर स्वर कठोर हो चुका था। आध्या लकी की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, जाकर कह दो अपने बॉस से, मैं अब उसके ऑफिस में काम नहीं करने वाली हूँ। रात गहरी होते जा रही थी। आध्या ठंडी और सख्त लहजे में फिर एक बार अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो। अपने बॉस की तरह तुम भी बेशरम हो गए हो, जो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आधी रात किसी के घर जाकर उसे परेशान नहीं करते। लकी धीरे पर मजबूत अंदाज में बोला, प्लीज प्लीज मैम, मुझे मजबूर मत कीजिए। आपको साथ ले जाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। बेहतर होगा चुपचाप मेरे साथ चलिए। आध्या ऊंची आवाज करते हुए, लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे धमका रहे हो? तुम बहरे हो क्या? मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है, और जाकर अपने बॉस से कह दो मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ, जो जब चाहे मुझे बुला ले। लकी के चेहरे पर तनाव पल भर को ढीला पड़ा, लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी मिली पर पड़ गई। मिली की आंखें डरी हुई थी, और शायद इसी डर ने लकी को एक खतरनाक आइडिया दे दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब चालाक मुस्कान फैल गई। लकी धीरे और ठहर कर बोला, लगता है मैम आप अच्छे से नहीं मानेंगी, और अगर मैं चाहूँ तो आपको जबरदस्ती ले जा सकता हूँ। इतना कहकर वो सीधा मिली की ओर बढ़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझ में नहीं आया। मिली हैरानी और डर में देखते हुए बोली, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लकी ने उसे अपनी बाहों में कस लिया था। वह छटपटाने लगी, चीखने लगी। मोहित गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है? छोड़ मेरी बहन को, वरना पुलिस बुला लूंगा। लकी ठंडी नजरों से बोला, कहो तो मैं नंबर डायल कर देता हूँ। जब तक आध्या मैम मेरे साथ नहीं चलती, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अब कमरे में सन्नाटा छा गया था। सबकी नज़र अब आध्या पर टिक गई थी। उन नज़रों में सवाल थे, इल्जाम थे, और एक चुप नफरत भी। सुलेखा जी आध्या पर गुस्सा करते हुए बोली, जाना, क्यों नहीं जाती इसके साथ? खरी खरी तमाशा क्या देख रही है? रोक उसे। लकी और मिली की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थी। जहाँ लकी की नज़र इंटेंस थी, वहीं मिली की नज़रों में डर और मासूमियत थी। लकी जैसे ही मिली को अपनी बाहों में कसकर चूमने के लिए झुका, तभी एक तेज सख्त आवाज कमरे में गूंज उठी। बस। आध्या की आवाज उसके कानों में गूंजती है, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। लकी के कदम थम जाते हैं, उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं जहां वह था। उसे पता था यही होने वाला है। उसने देखा था दो बहनों के बीच का प्यार, जानता था कि आध्या को मजबूर किया जा सकता है मिली को ढाल बनाकर। वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे किसी तरह आध्या को यहाँ से लेकर जाना था। उसने एक बार मिली की तरफ देखा। वो अब उसकी आंखों में वही मासूमियत नहीं थी, बस नफरत और गुस्सा। आध्या धीरे और कठोर स्वर में बोली, दूर हटो उससे, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। सन्नाटा टूटता है। लकी एक झटके में मिली को छोड़ देता है। मिली आहत स्वर में डरी आंखों से बोली, मुझे लगा था तुम अलग हो। जब मॉल में तुम मेरी ढाल बने थे, तब लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी उतने ही घटिया निकले। लकी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी सर्द आवाज में जवाब दिया, तुम जो चाहे सोच सकती हो। मैं कैसा हूँ यह साबित करने की जरूरत नहीं है, पर जब बात मेरी बॉस की आती है, तो अगर मुझे कुछ भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। आध्या चुपचाप मजबूरी और आत्मसम्मान की लड़ाई के बीच उलझी उसके पीछे चलने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है, वह ठिठक जाती है। गली के बाहर खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन निगाहें तेज थी। पूरा मोहल्ला जाग चुका था। लोग खिड़कियों से, दरवाजों से, बालकनी से देख रहे थे, और उनकी नज़रों का केंद्र आध्या थी। उसकी आंखें नीचे झुक जाती है। ना कुछ कहना है, ना सफाई देनी है, बस लकी के पीछे चुपचाप चल देना था। आध्या गाड़ी में बैठ चुकी थी। बाहर लोग अभी खुसुर पुसुर कर रहे थे, निगाहें अभी पीछा कर रही थी। उसके कानों में गूंज रही थी मोहल्ले वालों की फुसफुसाहटें, रात में लड़कों से बुलावा। हाय राम, इन औरतों की औलाद भी वैसे ही होती है। वही अंदर सुलेखा का गुस्सा फट पड़ा। दरवाजा जोर से बंद करते हुए वह ब्रिजेश जी से बोली, अब बहुत हो गया जी, अब यह लड़की हमारी किसी काम की नहीं रही।
जैसे इसकी माँ ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था, वैसे अब यह नहीं छोड़ेगी। फोन करो उन लोगों को, कह दो आकर अपनी इस आफत को ले जाए। मोहित और मिली अवाक थे अपनी माँ की बात सुनकर। मोहित धीरे से पूछा, माँ आप किसकी बात कर रही हैं? मिली भी कातर स्वर में बोली, हाँ माँ, आप दीदी को ऐसे कैसे कह सकती हैं? ये घर उनका भी है, आप उन्हें उनके ही घर से कैसे निकाल सकती हैं? एक तेज थप्पड़ मिली के गाल पर पड़ा। सुलेखा आग बबूला होकर बोली, चुप, एकदम चुप। तू मेरी बेटी है, लेकिन हमेशा उस आध्या की तरफदारी करती है। आज उसी की वजह से तुझे भी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सारा मोहल्ला हम पर हंस रहा है। और क्या देखना बाकी है? अब सुन ले, उससे अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा। तू उससे दूर रहेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिली की आंखों में आंसू छलक आए थे। सुलेखा ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, अब जाओ, जाकर सो जाओ, टुकुर टुकुर मेरा चेहरा मत देखो। वहीं अभय सिंह राणा के ऑफिस में आध्या उसके सामने खड़ी थी। आंखों में गुस्सा, नफरत और बेइज्जती का जहर भरा हुआ था। वहीं अभय अपनी कुर्सी पर बैठा, एक हाथ सिर के पीछे और दूसरे से पेपर वेट घुमा रहा था। चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। अभय नजरें गड़ाकर बोला, वेल डन लकी, अब तुम जा सकते हो। लकी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आध्या गुस्से से कांपते हुए बोली, क्या बेहुदा हरकत है मिस्टर अभय सिंह राणा, आपको शर्म नहीं आती? आपने मुझे मेरे ही लोगों की नज़रों से गिरा दिया। आखिर क्यों? क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ अब भी मजबूत थी। मैं आपके इस घटिया ऑफिस में आपके साथ काम नहीं करूंगी। आप मुझे खरीद नहीं सकते हैं। और कौन सा ऑफिस रात को लड़कियों को बुलाता है, बताइए? अभय अब धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठता है। उसके हर कदम पर माहौल में एक सिहरन सी दौड़ती है। वह उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। आध्या एक पल को मजबूत बनी रही, लेकिन जैसे ही उसने उसके करीब आना शुरू किया, उसका गला सूखने लगा। आंखें बंद कर ली। अभय को उसे ऐसे देख उसके होठों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। वो आध्या के बहुत करीब जाकर उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आध्या का सिर उसके सीने से जा टकराती है। लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलती है, बल्कि डर से वो अपनी आंखें और भींच लेती है। वह अपनी सर्द आवाज में लेकिन आंखें आध्या पर टिकाए हुए बोला, टेबल पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। हर फाइल की 100 कॉपी चाहिए। 10 मिनट है तुम्हारे पास। आध्या ने एक झटके में अपनी आंखें खोली, चौंककर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। यह कौन सा नया खेल है? अभय झुका और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, माय लिटिल परी, सुना नहीं तुमने क्या कहा? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आज रात तुम यहीं रहोगी। मैं फिलहाल फ्रेश होने जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक सब रेडी हो जाना चाहिए। वो झटके से खुद से उसे अलग किया और वो अपने प्राइवेट रूम की ओर मुड़ गया। उसके कदम धीमे मगर भारी थे, जैसे हर कदम पर आध्या को चुनौती मिल रही थी। आध्या धीरे से खुद से बड़बड़ाई, अरे वाह, आज इस पत्थर दिल ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने तो उसे इतना कुछ सुना दिया, ना डांटा ना चीखा। अबे यह क्या बात हुई? कहीं इसका दिमाग सच में ठिकाने तो नहीं आ गया? अच्छा ही है, समझ गया, इनके डराने से मैं नहीं डरती। वो एक पल को अपनी जगह ठिठकी, फिर फाइल्स की ओर बढ़ी। चल आध्या, जितनी जल्दी हो सके काम निपटा ले, घर भी जाना है और चाचा चाची को जवाब भी देना है। ना जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उसके चेहरे पर हल्की मायूसी उभरी, लेकिन उसने उसे जल्दी छिपा लिया। उधर अभय जो दरवाजे के पार था, उसकी बातें, उसकी गुदगुदाहट सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक धीमी सातिर सी मुस्कान तैर रही थी। खेल तो अब शुरू हुआ है मेरी परी। वहीं आध्या जैसे ही टेबल के पास पहुंची और पेपर्स को देखा, उसका दिल जैसे धक से रह गया। गॉड, ये क्या है? इतने सारे पेपर्स, इन सब की 100 कॉपी? यह तो पूरी रात लग जाएगी। और वो कह रहा था 10 मिनट में। उसके चेहरे पर थकावट साफ थी, लेकिन उससे ज्यादा हताशा थी। अब समझी, अभय सिंह राणा ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। उसने मेरे हर जवाब का बदला अपने तरीके से दिया है, बिना एक शब्द कहे। सिर्फ एक पत्थर दिल ही ऐसा कर सकता है, जिसके अंदर जरा से भी इंसानियत ना हो। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है?
वो पसीने से भींगी हुई थी। आज ऐसे ही सीढ़ियों पर दिन भर दौड़ते भागते थक चुकी हूँ और अब ये पहले से ही मुझे इतनी नींद आ रही है। मगर फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आध्या, अब हार नहीं मान सकती। अगर वो सोचता है कि मैं टूट जाऊंगी तो वो गलत है। चल लग जा काम पर, काम जल्दी कंप्लीट होगा तो घर जा पाऊंगी। इस पत्थर दिल के साथ पूरी रात अकेले नहीं रह सकती। उसने फाइलें उठाई और प्रिंटर की ओर बढ़ी। प्रिंटर की मशीन चल पड़ी। दूसरी ओर अभय सिंह राणा वॉशरूम में अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका कर खड़ा था। पानी की बूंदें उसके बालों से टपक रही थी। आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग और दिल सिर्फ एक ही नाम सोच रहा था, आध्या। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी, जैसे उसने अपने गुस्से से परे कुछ और महसूस किया हो। ये लड़की जिसमें इतनी आग है, फिर भी वो खुद को थामे खड़ी है। मुझे पता था वो हार नहीं मानेगी, पर क्यों मैं चाहता हूँ कि वो हार भी ना माने और मेरे सामने बनी भी रहे। वो खुद के ही फीलिंग से लड़ रहा था। अंदर एक तूफान था जिसे उसने हमेशा छिपा कर रखा था। आध्या, तुम मुझे बदल रही हो, लेकिन मैं खुद को बदलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों की जगह नहीं होती। मैं कमजोर नहीं बन सकता हूँ, मुझे और भी तुम्हारे साथ रूढ़ होना होगा। वहीं दूसरी ओर आस्था का कमरा। आस्था बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। आस्था मन ही मन बोली, मिली लकी की बाहों में, और लकी का उसे इस तरह से थामना, वही सीन उसकी बंद आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। झुंझुलाकर वो एक झटके से उठकर बेड पर ही बैठ गई। उसके बगल में सो रही मधु की नींद भी खुल गई। मधु नींद भरी आवाज में टेबल लैंप ऑन करते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे उठकर क्यों बैठ गई हो? सो जाओ ना। आस्था दांत पीसते हुए और गुस्से से बोली, वह लड़की मेरी लकी की बाहों में हिम्मत कैसे हुई उसकी? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे मधु। पहली बार किसी ने मेरा इतना बड़ा इंसल्ट किया। ऐसा लग रहा है जैसे अभी जाऊं और उसका गला दबा दूं। मधु थोड़ी हैरानी से बोली, अब तक तो उस मॉल में घटी घटना के बारे में सोच रही है? अरे जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ ना। आस्था मधु को गुस्से से घूरते हुए बोली, भूल जाऊं इतनी आसानी से? नहीं मधु, आस्था सिंह राणा अपना इंसल्ट कभी नहीं भूलती। मैं तो उसे सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन बीच में लकी आ गया। मधु सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, तो गुस्सा लकी पर भी है। आज तो पहचान में ही नहीं आ रहा था वह। जिस तरह से वह उस लड़की का पक्ष ले रहा था, मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आस्था सख्ती से बोली, सही कहा तुमने। लकी ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। माना कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसे यह हक नहीं कि मेरा इंसल्ट करे। तो मधु बोली, तो फिर भाई से बात कर। उन लड़कियों को भाई ही सबक सिखा सकते हैं। तेरी खुशी के लिए भैया कुछ भी कर सकते हैं। आस्था धीरे से मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में गुस्से की चमक से बोली, सच कहा तुमने। अब भाई ही हैं जो उन दोनों को सबक सिखा सकते हैं। जब तक वो दोनों मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर ऑफिस की घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। पूरा ऑफिस सुनसान था। सिर्फ प्रिंटर की आवाज ही कमरे की खामोशी को चिर रही थी। आध्या का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसकी आंखें लाल थी, पलकें बोझिल, और शरीर एक एक कदम जैसे हजारों किलो का हो गया था। फाइलों का ढेर अब भी अधूरा था, लेकिन आध्या का हौसला अब भी जीवित था। बस कुछ और पेज, फिर खत्म। वो खुद को लगातार समझा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आगे झुककर अगली कॉपी उठाई, उसके सिर में जोर का चक्कर आया। सब कुछ घूमने लगा। उसकी टांगे लड़खड़ा गई और फिर एक धप की आवाज आई। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन आंखें आधी बंद। उसी पल अभय वॉशरूम से बाहर आते ही उसका ध्यान गया प्रिंटर की ओर। पहले तो उसने सोचा देखते हैं कितनी दूर पहुंची, मगर जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी आध्या पर गई, उसके कदम वहीं थम गए। आध्या! वह दौड़ते हुए उसके पास गया। उसने झुककर उसका सिर अपनी गोद में रखा। आंखें खोलो आध्या, डैम इट। आध्या आंखें खोलो। उसका चेहरा घबरा गया था। वह उसे हिलाने लगा, उसके गाल को थपथपाई। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे अपने प्राइवेट रूम की ओर बढ़ा। वह उसे बेड पर लेटाता है। अभय ने उसके लिए पानी लाया और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख दी। वो घूरता रहा। उसका चेहरा, उसकी मासूमियत, उसकी हिम्मत और उसकी नाजुक हालत। उसका पत्थर दिल पहली बार सच में
पिघलता महसूस हो रहा था। यह मुझे क्या हो जाता है जब तुम्हारे करीब आता हूँ? क्यों तुम्हें तकलीफ देते हुए मुझे खुद तकलीफ महसूस होती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। तुम्हें पास भी रखना चाहता हूँ और तुमसे दूर भी रहना चाहता हूँ। कितना अजीब रिश्ता है हमारा। यह कहते हुए अभय की नजरें पल भर के लिए भी आध्या के चेहरे से नहीं हट रही थी। वह अपने दिल की फीलिंग में उलझता हुआ जा रहा था। सुबह की हल्की धूप कमरे की बड़ी खिड़की के भीतर झांक रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आध्या की पलकें धीरे धीरे हिली। उसने खुद को एक मुलायम कंबल में लिपटा पाया। उसका सिर एक सॉफ्ट तकिए पर था और कमरे की रोशनी मंद थी। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर गई अभय सिंह राणा, जो सामने के सोफे पर बैठा था। एक हाथ में आधी खाली कॉफी मग और दूसरे में फाइल। उसके चेहरे पर अभी कोई घमंड नहीं था, ना ही तेवर थे, बस एक अजीब सी शांति और थकावट। तुम उठ गई। उसकी आवाज अब वैसी कठोर नहीं थी, लेकिन धीमी थी। आध्या चौंक गई थी अचानक बदलता व्यवहार देखकर उसका। अभय को उसे यूं शांति से बैठा देख उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। वह झटके से उठने लगी, तभी अभय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह अपनी दांत भींचते हुए बोली, हटिए मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है। अभय वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक गहरी दृढ़ता थी। फिर वो धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। आध्या अनजाने डर से पीछे हटने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना, दूर हटिए मुझसे, नहीं तो। उसके शब्द अधूरे ही रह गए। अभय ने उसकी कमर में बाहें डाली और एक झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आध्या हैरान रह गई, अपनी आंखें फाड़ उसे देखते रह गई। उसका मुंह खुला रह गया। क्या कर रहे हैं आप? वो लगभग चीख पड़ी थी, लेकिन अभय की आवाज बेहद ठंडी और सख्त थी। कुछ नहीं, बस तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें मेरे आदेश मानने हैं, ना कि मुझे आदेश देना है। उसने उसे धीरे से बेड पर खड़ा किया और फिर उसी सर्द लहजे में बोला, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, और जब तक मैं लौटूं कल तक का जो अधूरा काम तुमसे रह गया था वह पूरा हो जाना चाहिए। आध्या ने हिचकते हुए कहा, लेकिन आज तो संडे है, ऑफिस बंद है, मेरी भी छुट्टी है। अभय की आंखों की चमक जैसी ठंडी हो गई हो। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई ऑफ नहीं है। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, मेरी लिटिल परी, और अगर मेरी इजाजत के बिना तुमने इस बार कोई भी फैसला लेने की कोशिश की तो अगली बार मेरी सजा इतनी आसान नहीं होगी कि तुम झेल सको। मेरी बात को हल्के में मत लेना। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। जैसा कहा जाए वैसा करो, सवाल मत पूछो। आध्या गुस्से और नफरत से भरी निगाहों से उसे घूरने लगी और बोली, तो क्या पर्सनल असिस्टेंट का कोई अधिकार नहीं होता? उन्हें ऑफ नहीं मिलती? आप आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हैं? अभय ने एक लंबी नजर उस पर डाली। उसकी निगाहों में ना कोई गर्मी थी, ना कोई पछतावा, बस एक सर्द आदेश थी। तुम्हें बहुत सवाल करने की आदत है और मुझे जवाब देना पसंद नहीं। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, होश में हो, तो काम पूरा होना चाहिए, वरना मैं नहीं जानता कि अगली बार मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। यह कहकर वह मुड़ा और अपने प्राइवेट ऑफिस एरिया से बाहर निकल गया। आध्या वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें भर आई थी। वह मायूस और निराश होकर वहीं बेड पर बैठ गई और खुद में बुदबुदाई, मालूम नहीं घर वापस जाऊंगी तो क्या होगा, और कितने इल्जाम लगने बाकी है मुझ पर। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अभय सिंह राणा। तुम्हारी वजह से मैं अपनों की नज़र से गिरने लगी हूँ। वहीं अभय अपनी ऑफिस एरिया से तेज कदमों से बाहर आया। सीधे अपनी ब्लैक कार SUV में आकर बैठ गया। लकी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। पीछे की सीट पर राघव और सौर पहले से मौजूद थे। राघव एक मोटी फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई, जैसा आपने कहा था 100 करोड़ बड़े पापा के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तभी सौर ने भी सिर हिलाई और कहा, हाँ भाई, निराला कपूर जैसे ही जेल से बाहर आया हम उसे अपने कब्जे में ले लिए हैं। अभय ध्यान से फाइल लेता है और देखता है तो राघव ने फिर कहा, भाई, इस फाइल में निराला कपूर की पूरी हिस्ट्री है। वो जो प्रिंटर कंपनी का मालिक बनता है, असल में वो कंपनी कभी उसकी थी ही नहीं। अभय आश्चर्य से पूछा, मतलब क्या है? वो झूठ बोल रहा था। राघव ने कहा, हाँ भाई, वो झूठ बोल रहा था। प्रिंटर कंपनी उसकी अपनी कंपनी थी ही नहीं। उसने उस कंपनी को जबरदस्ती टेक ओवर किया था। एक पल की खामोशी छा जाती है वहाँ। अभय ने फिर अपनी सर्द आवाज में कहा, अच्छा है, फिर देर किस बात की?
अब मुलाकात निराला कपूर से बनती है। लकी गाड़ी के स्पीड को बढ़ा देता है। वहीं राणा मेंशन में स्टडी रूम में ओमकार राणा भारी कदमों से स्टडी में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी आंखों में आग और गुस्सा उनकी सांसों में भड़क रहा था। सामने अनुराग और संजय जी हाथ बांधे खड़े थे। संजय डरे हुए स्वर में कहा, पिताजी हम पर यकीन कीजिए। निराला कपूर पर नजर थी। हमने खुद अपनी पहचान छिपाकर उसकी बेल करवाई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया वो गायब हो गया। ओमकार राणा एक जोरदार ठहाका मारते हुए उनकी आवाज कमरे की दीवारें से टकराती है। वो गुस्से में दहाड़ते हुए पूछे, क्या वो कोई भूत था या जादूगर? ऐसे कैसे गायब हो गया? तुम दोनों तो निकम्मे हो। तुमसे अच्छा तो वो राकेश था, जब भी काम दिया पूरा करके दिया। अनुराग जी बोले, पिताजी मैं अभी अभय से बात करता हूँ, वो कुछ न कुछ पता कर ही लेगा। ओमकार जी अब अपने चेयर पर बैठते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान देते हुए और ठंडे स्वर में बोले, अभय ने उसे पकड़ लिया, और यदि निराला ने अभय के सामने अपना मुंह खोल दिया तो जानते हो ना क्या होगा? मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। माना कि अभय को कुछ भी याद नहीं, लेकिन उसे याद तो दिलाया जा सकता है। इसलिए निराला को ढूंढो, नहीं तो उस राकेश से बात करो। वो जरूर कुछ जानता होगा। आखिर दोनों भाइयों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वहीं शहर से बाहर बिरानी में सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग के सामने एसयूवी कार वहीं आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। अभय बिना किसी हड़बड़ी के नीचे उतरता है। उसके पीछे पीछे लकी, सौर और राघव थे। वो सीधे बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। काले कोट में, चेहरे पर सख्त पर शांत भाव लिए और मास्क लगाए, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन जुबान पर पूरी तैयारी। वहीं कुर्सी से बंधा निराला कपूर जैसे ही अभय कमरे में दाखिल होता है, उसकी आंखों में हैरानी की चमक दौड़ जाती है। वह झुंझुलाहट और गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ इस तरह से क्यों लाए हो? चाहते क्या हो? अभय अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो निराला की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अभय, अभय तुमने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है, लेकिन क्यों? मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, सब कुछ तो हथिया लिया। अब क्या बाकी रह गया? अभय सामने रखी चेयर पर बैठता है, पैर पर पैर चढ़ाए हुए। एक हल्की मगर तेज व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर चुपचाप मुस्कुराते हुए बोला, सीरियसली निराला कपूर, तुम्हारी कंपनी? वह तो वैसे भी डूब रही थी। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। निराला कंफ्यूज होकर पूछा, इन्फॉर्मेशन? कैसी इन्फॉर्मेशन? अगर मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन ना देना चाहूँ तो? क्या तुम्हारे दादाजी को मालूम है कि तुमने मुझे किडनैप करके रखा है यहाँ? या अभय सिंह राणा अपने दादाजी के खिलाफ कोई नई चाल चल रहा है? अभय धीरे से झुककर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है वह नहीं जानते हैं, या शायद जानते हैं, या जानबूझकर चुप है? निराला हैरान होकर उसे देखता है। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अभय गंभीर लहजे में बोला, मिस्टर निराला कपूर, मेरे दादाजी तुम्हें जान से मार देना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें उनसे बचाया। मैंने सोचा तुमसे जरूरी जानकारी लेकर छोड़ दूंगा, साथ में इतना पैसा दूंगा कि तुम खुद यहाँ से दूर भाग जाओगे। पर लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। कोई बात नहीं, जो काम दादाजी करना चाहते थे वो मैं कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अभय अपनी जेब से बंदूक निकालने की ओर हाथ बढ़ाता है तो निराला डरकर थरथराने लगता है और वह तेज आवाज में कहा, रुको, पूछो क्या जानना चाहते हो, लेकिन वादा करो उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे, आजाद कर दोगे। अभय के चेहरे पर सातिर मुस्कान तैर गई थी। उसका चाल कामयाब हो गया था। वह बोला, वादा है अभय सिंह राणा का। वह एक एक शब्द चबाते हुए पूछा, तो बताओ, तुम और तुम्हारा भाई एक समय मेरे दादाजी के सबसे वफादार बॉडीगार्ड्स थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश कपूर उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? और राकेश कपूर आभा सिंह राणा से शादी करने से पहले क्या था और क्यों? यह सुनते ही निराला की आंखों में भय उतर जाता है। पसीना उसके माथे से बहने लगती है। उसके होठ सूख चुके हैं, जैसे उसके अतीत की परतें खुलने लगी हो। अभय की बात सुनते ही बिखरने लगा हर चेहरा, हर राज। कौन थी वह और क्यों कांप उठी रूह निराला कपूर की? क्या अभय को मिल पाएगा सच्चाई का जवाब, या अतीत के धुएं में खो जाएगी यह कहानी? सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।